नमस्कार दोस्तों आज हम आपके सामने एक और नया विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं, मकान लेने जा रहे हैं, मकान किराए पे लेने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आप अपने सपनों का घर साकार करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हुस्न ना मांग नसीब मांग है दोस्त। हुस्न वाले तो अक्सर नसीब वालों के गुलाम हुआ करते हैं। हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है। भवन, मकान या निवास खूबसूरत होने के साथ साथ तासीरपूर्ण भी होना चाहिए, सुखद भी होना चाहिए। ऐसा न हो कि हम सुंदरता के चक्कर में और उसकी सुखद स्थिति को ही छोड़ दें। तो इसलिए दोस्तों, आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कि आप जब मकान बनाने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं या किराए पर लेने जा रहे हैं, तो इन तीनों विषयों को हम यहाँ आज परिभाषित करेंगे। इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो हर जीव पृथ्वी के ऊपर अपने रहने की व्यवस्था करता है, उसका प्रबंधन करता है, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो या कोई भी हो। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सबसे बुद्धिमान जीव माना गया है। तो यह अपना आशियाना अपने तरीके से बनाता है, निर्माण करता है। तो जब हम निवास स्थान की या भवन की बात करते हैं, हमारे पास तीन तरह की अपेक्षाएं या तीन तरह के प्रबंधन हमारे सामने आते हैं। पहला होता है कि हम खुद अपने घर का निर्माण करें। दूसरा होता है कि हम पहले से ही बने हुए किसी भवन को चयन करें और उसकी खरीद फरोख्त करें। और तीसरा होता है कि हम किराए पर लेकर भवन उसमें रहें, उसमें अपना निवास स्थान बनाएं। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और तीनों बिंदुओं के ऊपर गहन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि खुद मकान बनाकर या खुद घर बनाकर, खुद निवास स्थान बनाकर उसमें निवास करना। जब हम अपने घर के निर्माण के विषय में सोचते हैं तो वास्तुशास्त्र में इसके कुछ नियम प्रतिपादित किए गए हैं। जब आप भवन निर्माण की कल्पना करें, उसके विषय में सोचें, तो सर्वप्रथम आपको वास्तुशास्त्री के पास जाना चाहिए, आर्किटेक्ट के पास नहीं जाना चाहिए। किसी निपुण वास्तुशास्त्री से आपको अपने विचार शेयर करने चाहिए। वह आपको बताएगा कि आपका यह काल, यह समय क्या उपयुक्त है भवन बनाने के लिए या मकान बनाने के लिए। उसके पश्चात वह आपको यह गाइड करेगा कि आपका मकान कहाँ होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कई विधियों का समायोजन किया गया है जिससे आप जान सकते हैं कि आपका निवास किस स्थान पर होना चाहिए, आपके लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है। जिसमें एक कांकड़ी विचार है और एक वृष वर्ग विचार है। इस तरीके की कई विधाएं वास्तुशास्त्र में बतलाई गई। दोस्तों, हमारे एक क्लाइंट थे जो रोहिणी में रहते थे और वह जब रोहिणी आए, वहां आने के बाद उनका एक बहुत बड़ा व्यापार था। उनकी एक फैक्ट्री थी पेंट बनाने की, वह सभी खत्म हो गए और उनका रोजगार धीरे धीरे समाप्त हो गया। हमसे मिले और उन्होंने हमसे चर्चा की। जब उन्होंने हमसे चर्चा की, हमने उनके इतिहास को जाना और हमने उनको एनालिसिस किया उनका, तो हमने जाना कि वो रोहिणी जिस स्थान पर रह रहे हैं वह गलत है। उनको इसके विषय में बताया गया और उन्हें सलाह दी गई कि वह पीतमपुरा साइड यहाँ से मूव कर जाएं। उन्होंने पीतमपुरा में एक घर लेकर और उसमें रहना आरंभ किया। तो दोस्तों, बड़ी आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए और वह कुछ ही समय में दोबारा से पनपने लगे और आज बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गए हैं। तो दोस्तों, यह होता है स्थान का भाव कि आपके साथ कंपैटिबिलिटी किस स्थान की बन रही है। सर्वप्रथम इसको देखा जाता है। अब जब हमें स्थान का मालूम पड़ गया, तो अब हमें मकान बनाने की योजना तैयार करनी है, यानी आर्किटेक्ट चाहिए। आपका वास्तुशास्त्री ही आर्किटेक्ट होता है। शास्त्रों में वास्तुशास्त्री वह व्यक्ति होता है जिसको सभी विधाओं का मालूम होता है। वह ज्योतिष में पारंगत होता है, वह वास्तु में पारंगत होता है, वह आर्किटेक्चर में पारंगत होता है, मकान बनाने की सारी विधियों में पारंगत होता है, जिसे वास्तुशास्त्र कहा जाता है। अब आपका एक मकान की रूपरेखा तैयार होगी, वह आपकी जरूरतों के हिसाब से बनाई जाएगी।
और जब वह रूपरेखा तैयार होगी तब उसके लिए आपके पास जो भूखंड है उसके ऊपर उसकी रूपरेखा बनाकर और उसके निर्माण प्रारंभ करने से पहले उसमें कई तरीके के शोध किए जाते हैं। हमें मिट्टी, पानी और सभी तरीके का शोध करना चाहिए और करने के बाद तत्पश्चात उसके ऊपर निर्माण की विधि को आरंभ करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास 4 चीजें होती हैं जब किसी भवन का निर्माण करते हैं, किसी वास्तु का निर्माण करते हैं। जमीन, भूखंड, स्ट्रक्चर, फिर हम उसके ऊपर एक ढांचा बनाते हैं और ढांचा बनने के बाद उसके अंदर हम वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं, यानी आंतरिक व्यवस्था। और उसके बाद हम लगभग 1 किलोमीटर तक देखकर उसके हिसाब से उसी जमीन के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अगर आसपास की भवनों के अंदर कोई दोष है उसका निवारण किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ही हमें उसके ऊपर भवन का निर्माण करना चाहिए। और जब हम भवन निर्माण करते हैं, भवन निर्माण में जो फाउंडेशन होती है, नींव होती है, वहां से आरंभ हो जाता है वास्तु का चयन, वास्तु का निर्माण। तो वास्तु के नियम हमें नींव से ही आरंभ करने पड़ते हैं और नींव बनाने के बाद हम ऊपर आएंगे, प्लिंथ पे आएंगे, प्लिंथ पे आने के बाद हम और ऊपर जाएंगे। हमारा एक स्लैब, दूसरा स्लैब, तीसरा स्लैब जो भी डलेगा यह भूखंड होगा। अब इस भूखंड के निर्माण के बाद जब हम ढांचे का निर्माण कर रहे होंगे, उसमें कौन सा कमरा किधर बनना है, कौन सी किचन किधर बननी है, बाथरूम किधर बनने हैं, इन सब का विभाजन करने के बाद उसके अंदर वस्तुओं का प्रबंधन किस तरीके से करना है यह सब देखा जाएगा और इस प्रबंधन को कहते हैं आंतरिक व्यवस्था। अब आंतरिक व्यवस्था के बाद हमें भवन की ऊंचाई नीचाई देखनी पड़ेगी, जिसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आसपास कोई नदी, नाला, पहाड़, खड्डा, ये सब चीजें किस तरफ हैं, उसके हिसाब से हमें अपने ढांचे का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जब हम एक भवन का निर्माण करते हैं, किसी वास्तु का निर्माण करते हैं, तो उसके अंतर्गत आती है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अपने रहने के लिए जिस भवन का निर्माण कर रहे हो उस भवन के अंदर बेसमेंट नहीं बनानी। दोस्तों, ये बड़ी दुखदाई स्थिति है। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब सिंक हो गए और आप विपत्तियों में फंसते चले जाएंगे। सर्वप्रथम इस नियम को जरूर लागू करें कि आप वहां पर बेसमेंट ना बनाएं। अगर किसी अच्छे वास्तुशास्त्री की निगरानी में आप काम करवा रहे हैं तो वह एक पार्टली बेसमेंट का यानी तहखाने का निर्माण आपको सजेस्ट कर सकता है, जो आपके लिए सुखदायी भी हो सकता है। दूसरा, अगर आपके आसपास कोई बेसमेंट बनी हुई है, वह किस दिशा में बनी है, कैसे बनी है, कितनी गहरी बनी है, इन सब बातों का ध्यान में रखकर भी आपके यहाँ कुछ पार्टली बेसमेंट का निर्माण किया जा सकता है, पार्टली तहखाने का निर्माण किया जा सकता है, आंशिक तहखाने का निर्माण किया जा सकता है, परंतु उसके लिए बड़े शोधन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये हमारे 4 आयाम जो हैं, ये एक वास्तु का निर्माण करते हैं। अब हम धीरे धीरे जो आंतरिक व्यवस्था है हमारे ढांचे के अंदर, किस तरीके से कहाँ क्या बनना चाहिए, उस व्यवस्था को हम देखते हैं। सर्वप्रथम जब आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, स्वयं निर्माण करने जा रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि आपके भूखंड का मुख उत्तर की तरफ हो, यानी जो मेन रोड जहाँ से आपकी एंट्री हो, आपका भूखंड उधर से हो, उसके ऊपर आप भवन का निर्माण करें। अब चाहे जीना आप ईस्ट से रखें, वेस्ट से रखें या साउथ से रखें, कहीं से भी रखें, पर अगर आपका भूखंड उत्तरमुखी है तो आपकी लगभग सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी और आप सुखद जीवन जीने की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, एक विशेष बात और ध्यान रखने वाली है जब आप भूखंड का निर्माण कर रहे हैं कि आपके प्लॉट के सामने टी पॉइंट ना बनता हो। यह भी बहुत मार्मिक स्थिति हो जाती है और आप नोटिस करेंगे कि जो टी पॉइंट के ऊपर भवन जितने हैं उनके ऊपर पपड़ी उतरनी शुरू हो गई है और उनके ऊपर जैसे बारिश के पानी के काले काले निशान पड़ जाते हैं, वह निशान पड़ने लग गए हैं। यही स्थिति बेसमेंट वालों की होती है। जिस घर में बेसमेंट होगी, सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। किस लिए मिलेगा? क्योंकि एनर्जी वहां पे काम नहीं कर पा रही,
या तो एनर्जी है ही नहीं, बेसमेंट में एनर्जी जीरो हो जाती है और टी पॉइंट पे एनर्जी आपको फोर्सली हिट करती है मकान को। और जब वो फोर्सली हिट करती है, जो जल आपको साधारण रूप से मिलना चाहिए और जब वह वेग से आपकी तरफ आता है तो उसे सुनामी बोल दिया जाता है। और इसी तरीके से जब एनर्जी टी पॉइंट से आपकी तरफ आती है तो उसे एनर्जी की सुनामी बोल दिया जाता है। तो विनाश तो निश्चित है। तो दोस्तों, इसलिए विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखा जाए कि आपका भूखंड टी पॉइंट पे ना हो। एक चीज का और दोस्तों बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको सुखद स्थिति चाहिए तो दोस्तों भूखंड की ओरिएंटेशन बहुत मैटर करती है, बहुत मायने रखती है। आपके भूखंड की ओरिएंटेशन कैसे है? नॉर्थ से साउथ की तरफ है और पूरब से पश्चिम की तरफ है। वास्तु शास्त्र में अगर नॉर्थ से दक्षिण की तरफ आप है तो उसे चंद्र भेदी बोला गया है और यह चंद्र भेदी भूखंड अति उत्तम भूखंड माना गया है। और इसी तरीके से अगर आपका भूखंड पूर्व से पश्चिम की ओर है, लंबाई लिए हुए है, तो यह भूखंड सूर्य भेदी भूखंड कहलाता है। इस तरह का भूखंड अति सुखदायी नहीं होता। वैसे तो भवन दोनों भूखंड पे बन जाएंगे, पर अगर आप अति सुखदायी भूखंड चाहते हैं, अति सुखदायी भवन चाहते हैं, अति सुखदायी जीवन चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इस विधि को अपनाना ही पड़ेगा। आप वह भूखंड देखें, वह मकान देखें जिसकी ओरिएंटेशन, जिसका लंबाई नॉर्थ से दक्षिण की तरफ हो। अब दोस्तों इसके ऊपर जो नक्शा बनता है वह बनाने वाला उत्तम से उत्तम प्लॉट को भी बेकार बना देता है और बेकार से बेकार प्लॉट को भी उत्तम बना देता है। बड़ा महत्व है भूखंड के ऊपर अपना ढांचा किस तरीके से बनाते हैं, यह अति महत्वपूर्ण है। सुंदरता पे मत जाइए दोस्तों। हम बड़े बड़े सुंदर भवन देखते हैं, देख के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, इतने सुंदर, पर अंदर क्या चल रहा होता है ये हमें पता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप अपना मकान बनाने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले उसमें भूखंड में यह भी देखना है कि कहीं उसमें कूड़ा करकट तो नहीं भरा हुआ। दोस्तों हमारे सामने ऐसे बड़े केस आए, बिल्डिंगें बन गई, ना बिक रही हैं ना चढ़ रही हैं, कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कुछ नहीं हो रहा। जब उसकी हमने जमीन खुदवाई, फर्श खुदवा के देखा उसके अंदर, तो नीचे से कूड़ा निकला। दोस्तों सारी मिट्टी चेंज करानी पड़ी हमें सारा कूड़ा निकाला, उसके बाद मिट्टी चेंज हुई, तब कहीं जाके उसमें सुधार हुआ। तो दोस्तों अगर ऐसा भवन हो तो वहाँ पे आप लगभग 10 फीट तक मिट्टी निकालें, उसमें नए खेत की मिट्टी भरें और फिर अपने भवन का निर्माण करें।